लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्या कि स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर को बताने से पहले या स्ट्रिंग बफर को बताने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज में लिखना चाहूंगा कि अगर हमने एक स्ट्रिंग, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया भी था, कुछ इस तरीके से अगर मैं रखता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा हमने पास कर दिया सीएनसी, है ना, जो भी आपको स्ट्रिंग डेटा पास करना है हम पास कर देते हैं। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि एस डॉट अपेंड, ठीक है, एस डॉट अपेंड, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब, और फिर मैं सिस्टम डॉट आउट पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एस को। तो इसका आंसर मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सभी लोगों से आंसर में एक्सपेक्ट एस। और जब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखाता है। इस बात पे ध्यान देना है कि मैंने जो लास्ट सेशन में जो बताया था, मैंने अपेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया था। मैंने बताया था कि यहाँ पे कॉन्केट यूज करने के लिए बताया था। क्या बताया था? कॉन्केट बताया था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अपेंड अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने वही चीज किया। और मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि आपने मैक्सिमम लोगों जो भी आंसर यहाँ पे कर रहे थे, सभी लोग बता रहे थे सीएनसी वेब। और सबसे पहले तो मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि सीएनसी वेब अगर आप देते हो तो कैसे किया? आप स्ट्रिंग के बारे में जानते हो कि वो इम्यूटेबल होता है, वहां पे वो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज होता नहीं है, फिर आपने वहां पे पेंट करके आंसर भी कैसे आप बता रहे थे कि सीएनसी वेब कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे कॉन्केट भी करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? सीएनसी वेब आएगा, यस और नो? अगर मैं यहाँ पे कॉन्केट लिखता हूँ तो अभी जो आंसर आएगा वो क्या प्रिंट करके दिखाएगा? यहाँ पे अभी आंसर क्या आएगा? राइट, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सीएनसी आएगा। सीएनसी वेब आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि एस डॉट कॉन्केट वेब अगर मैं लिखता भी हूँ, तो आप यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे और जब आप रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो आंसर आपको सिर्फ सीएनसी आएगा, वेब नहीं आएगा। राइट, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनली क्या सब चीजें होता है। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताया था कि अगर मैंने यहाँ पे एस इक्वल्स टू अगर करता हूँ तो इंटरनली क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट बनता है। राइट, इंटरनली जो है एक तो सीएनसी बनेगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा सीएनसी वेब करके बनेगा, और वो पॉइंट करेगा एस की तरफ। लेकिन ये वाला जो पहला वाला जो होगा वो वहां से निकल जाता है। आई होप कि मैं जो एक्सप्लेन किया था क्लियर चीजें होगा। मैंने अभी जो भी चीजें मैंने यहाँ पे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप अगर इस प्रोग्राम को अगर आप देखते हो तो इंटरनली क्या होता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे होता है। क्या कि ये जो है हमारा मेमोरी का हिप एरिया है, और ये जो है ये है एस सी पी। राइट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, काफी डिटेल में बताया था। न्यू कीवर्ड की वजह से एक तो यहाँ पे सीएनसी बनेगा और एक यहाँ पे भी सीएनसी बन जाएगा। राइट, लेकिन यहाँ पे जो होगा कि ये सीएनसी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ये इसके लिए एस रेफर कर रहा है इसके लिए, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि एस डॉट कॉन्केट वेब, अगर आप सिर्फ ये लिखते हो तो चेंज होगा नहीं। अब मैंने क्या लिखा है कि कॉन्केट करके वेब यहाँ पे किया है, तो पहले से क्या है? सीएनसी, अब वो कॉन्केट होकर कितना हो जाएगा? सीएनसी वेब। तो अब कितना हो जाएगा? यहाँ पे सीएनसी वेब होगा, और यहाँ पे एस जो है इससे लिंक हो जाएगा। और ये आप समझ लो कि ये कंप्लीटली यहाँ से जो है ये जो लिंकिंग आप जो कर रहे थे ये खत्म हो जाता है, और ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरफ ये पॉइंट करेगा। आई होप कि अब ये चीजें समझ में आया होगा आप लोगों को, क्लियर हो चुका है। लेकिन अब मैं वापस यहाँ पे कोडिंग पे आता हूँ, और कोडिंग पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया कि कॉन्केट का मतलब आपने समझ चुके हो, लेकिन मैं अभी अगर यहाँ पे अपेंड करता हूं तो अपेंड जो है बिल्कुल भी स्ट्रिंग में काम नहीं करता है, इस बात को आप समझ के रखो। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, है ना, अपेंड मेथड में अगर यूज करता हूं तो स्ट्रिंग में बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। और इस प्रोग्राम को जब आप यहाँ पे कंपाइल करेंगे उसी वक्त बताएगा कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी अपेंड जो मेथड है वो स्ट्रिंग में बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होता है। एक तो ये अपेंड जो है ये चीजें जो है यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे यूज किया है ये किसके पास होता है?
ये होता है स्ट्रिंग बफर के पास, ठीक है। ये किसके पास होगा? स्ट्रिंग बफर के पास होगा। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग बफर आप करते हो और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग बफर यहाँ पे यूज किया, सीएनसी लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ और अब मैं एस को प्रिंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे आंसर सीएनसी आएगा या सिर्फ सीएनसी वेब आएगा? आप लोगों को क्या लग रहा है? ये मिस्टेक ही सही है। देखिए यहाँ पे जो है अदनान ने करेक्ट आंसर दिया है और बाकी जितने भी अभी तक आंसर आया है मुझे यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग बफर जो है, अगर आप यहाँ पे, यही सब डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अभी इस प्रोग्राम को रन किया जाए, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया और जब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, आंसर आपको सीएनसी वेब यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे, ये सीएनसी वेब क्यों आया? क्योंकि स्ट्रिंग का जो है वो चीजें इम्यूटेबल होता है, बट स्ट्रिंग बफर जो है वो म्यूटेबल होता है, वो चेंज होते रहता है, ऑब्जेक्ट वहां पे नया बनते जाता है। और ये स्ट्रिंग बफर इंटरनली कैसे काम करेगा, ये मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे समझा दूं तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी जो पार्ट है ये इंटरनली कैसे काम करता है ये समझिए। यहाँ पे क्या होगा, और स्ट्रिंग बफर अगर आप यूज करते हैं तो एससीपी एरिया में जाता ही नहीं है, तो सब कुछ हिप एरिया में ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हिप एरिया में कैसे बनेगा, एस एस पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, पहले सीएनसी की तरफ कर रहा है। दूसरा आपने क्या किया, यहाँ पे सेकंड लाइन में एस डॉट अपेंड कर दिया वेब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बन गया और ये सीएनसी वेब इस तरीके से बन चुका है, एक नया चीजें बन चुका है। और इस यहाँ पे इस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये अगर आप देखोगे क्या कि सीएनसी वेब यहाँ पे अलग पार्ट में नहीं बनेगा, इसी में कॉन्केट करके वो इस तरीके से कर देगा, यानी न्यू वो यहाँ पे नहीं करेगा, उसी में वो उसको ज्वाइन करके नया बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है। जो ऑब्जेक्ट जो था पहले क्या होता था, ऑब्जेक्ट ये जब स्ट्रिंग यूज करते थे तो ये एज इट इज ऐसे ही रहता था, नया बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी में ये अपडेट होते चला जाता है, और इसलिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया सीएनसी वेब, मुझे किसी एस में जाके स्टोर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होता है। तो स्ट्रिंग क्या है, वो इम्यूटेबल, वैल्यू चेंज नहीं होता है, नया ऑब्जेक्ट उसकी तरफ पॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप स्ट्रिंग बफर यूज करते हो तो वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब यह होता है क्या कि उसी ऑब्जेक्ट में वो अपग्रेड ले लेता है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग बफर में यहाँ पे म्यूटेबल क्यों है और वो इम्यूटेबल क्यों था। आई होप कि दोनों में चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली सेम कहानी किसका है, एग्जैक्टली सेम कहानी स्ट्रिंग बिल्डर में भी ऐसे ही होता है। यानी स्ट्रिंग जो है ये इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है, और स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी म्यूटेबल होता है। यानी सिर्फ स्ट्रिंग ही जो है वो इम्यूटेबल होता है, राइट। आई होप कि ये चीजें अच्छी तरीके से भी समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। अच्छा मैं यहाँ पे बिल्डर यूज कर देता हूँ, ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आउटपुट आपको यहाँ पे भी सेम वही दिखाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो आप यहाँ भी देख सकते हो सीएनसी वेव आए, क्योंकि ये म्यूटेबल है, वही ऑब्जेक्ट ओवरराइड होके चीजें बना देता है वहां पे। आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिंग बिल्डर और बफर में अभी कोई फिलहाल डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज सेम ही काम कर रहा है। और ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अपेंड मेथड दोनों में काम करता है, स्ट्रिंग बिल्डर में भी काम करता है और स्ट्रिंग बफर में भी काम करता है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ कॉन्केट हम लोग करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक नया कंसेप्ट। अब मैं स्ट्रिंग की भी कोई बात नहीं करूंगा, अब मैं आ जाता हूँ क्या कि चलो स्ट्रिंग बिल्डर की अगर हम बात करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर में जब आप यहाँ पे मैं अभी कोई डेटा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर कुछ इस तरीके से लिखा, तो इंटरनली इससे क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होता है। मेमोरी एलोकेट होता है किसको, कि स्ट्रिंग में डेटा को इसमें सेव करना है, ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी स्ट्रिंग बिल्डर हो या स्ट्रिंग हो, क्या होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो कितने कैरेक्टर्स का मेमोरी एलोकेट होता है इंटरनली, ठीक है। आपसे ये पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट उसका कैपेसिटी कितना होता है, ये आपको यहाँ पे बता। स्ट्रिंग बिल्डर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, मैंने क्या बताया कि इसका डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना होता है, वो आपको यहाँ पे अगर चेक करना हो तो आप कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है एस डॉट कैपेसिटी, है ना, इनबिल्ट मेथड होता है ये कैपेसिटी मेथड। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका जो कैपेसिटी होता है वो होता है 16। कितना होता है, 16 होता है, यानी 16 कैरेक्टर का एक सेट वो दे देता है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, आपको 16 आपको दिखा रहा है, मतलब 16 कैरेक्टर्स का
वहां पे पोजीशन आपको दिखाएगा कि इस तरीके से 16 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए वो जगह आपको दे देता है, और सभी पूरे जो सेट है कैरेक्टर के सेट को मिला दो तो एक स्ट्रिंग बन जाता है, जिसे को स्ट्रिंग बिल्डर भी कहते हैं, स्ट्रिंग हम बफर भी हम कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए 3 अलग अलग तरीका है। अब ये चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटी हम कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कैपेसिटी, लेकिन बात करते हैं क्या कि कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे 16 आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ, अच्छा यही सेम कैपेसिटी उसका भी होगा, स्ट्रिंग बिल्डर का भी, अब अगर आप चेक करके देखोगे तो आपको वही दिखाएगा, ठीक है। तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ, आप खुद से ट्राई करके देखेंगे उसको। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने इसमें दे दिया एक डेटा पास कर दिया सीएनसी वेब। तो अब जो है इसका जो कैपेसिटी अगर आप अब चेक करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट 16 था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 6 और एक स्पेस को भी काउंट करेगा तो 7, तो 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 23 होना चाहिए। तो अगर अभी इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो अभी आपका जो वहां पे दिखा रहा है कि कितना बन चुका है, 23 आप यहाँ पे आपको दिखा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आप कर सकते हो कि कैपेसिटी किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। और लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कितना आता है वो चीज आपको समझ में आ गया कि बाय डिफॉल्ट 16 होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो क्या कि अभी मैं यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ क्या कि बाय डिफॉल्ट तो 16 बनता है, लेकिन आप चाहते हो क्या कि मुझे 100 के लिए एक कैरेक्टर सेट हमें बना के दे, तो आप डायरेक्टली ब्रैकेट में आप डायरेक्टली इंटीजर में वैल्यू पास कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट अब कितना बनाएगा वो, क्योंकि आपने दे दिया है कि मुझे 100 का ही बना के दो, तो वो 100 का बना के देगा। आप बोल दोगे 200 का, तो 200 का बना के दे देगा वो। तो अभी अब इसको कैपेसिटी अभी आप चेक करोगे तो आंसर आपको कितना दे देगा, ये 100 आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो इसको आप कंपाइल कीजिए और यहाँ पे रन कीजिए, अभी आपको 100 दिखाएगा। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना आप चाहते हो। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा तो 16 बनता है। इससे पहले अभी जो मैंने आपको बताया था, और अभी आप थोड़ा सा एक नया तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी मैं यहाँ पे कोई डेटा मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया, जस्ट ऑब्जेक्ट इंटरनली जो मेमोरी एलोकेट होगा, और यहाँ पे आंसर भी कितना आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट कितना आता है, 16 आता है। अब देखो आप, अगर मैंने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन रखा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो 16 आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ क्या कि एस डॉट अपेंड, अपेंड के बारे में अभी जस्ट बताया मैंने, अभी अपेंड किया क्या, डबल कोट के अंदर मैंने कुछ डेटा यहाँ पे दे दिया, सीएनसी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो कैपेसिटी, तो आप लोग आंसर यहाँ पे जो बताएंगे, आई होप कि आप लोग 19 बताएंगे, यस और नो। यहाँ पे कैपेसिटी कितना आना चाहिए, यस, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, कितना हो सकता है यहाँ पे कैपेसिटी, नीचे वाले में कैपेसिटी कितना आएगा, बाकी सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे आपने देखा कि कैपेसिटी 16 था, लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ क्या कि अपेंड किया सीएनसी को, तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटी आएगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट। नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, यस, नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं। तो नीचे जो यहाँ पे है, ये जो सेलेक्टेड एरिया, इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से आंसर मेरे पास आ रहा है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड किया और मैक्सिमम लोगों ने 19 बताया है कि कुछ कुछ अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अपेंड आप करते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो वो कैपेसिटी में नहीं आता है, वो लेंथ में आता है, ठीक है। तो अभी जब भी इसको अगर आप रन करेंगे तो फिर से कैपेसिटी जो है, इस एस का जो कैपेसिटी है वो वही बताएगा कि इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 16 ही है। इसलिए अगर इस प्रोग्राम को मैं फिर से अगर मैं कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे जब मैं रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे भी दोनों में ही आंसर 16 ही दिखाएगा। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे लिखता था तो पूरा बता दिया उसने कि पहले 16 था, उसमें आपने ऐड कर दिया इसलिए वो ऐड कर दिया, लेकिन आप अपेंड करते हो तो वो जस्ट डिफॉल्ट कैपेसिटी को ही वो डिस्प्ले करता है। इस बात को आपको समझना है कि अगर हमें लेंथ अगर चेक करना हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा एस डॉट लेंथ कुछ इस तरीके से, और अगर कुछ इस तरीके से मैं रखता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ डेटा पास कर दूं, सबसे पहले तो डेटा कुछ देना जरूरी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सीएनसी, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, यस, क्या होना चाहिए इसका आंसर, इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो, गुड। कोई लोग 2 भी बता रहे हैं, कोई 3, मैक्सिमम लोग 3 बता रहे हैं, 2-3 लोग 2 बता रहे हैं। तो अभी तक जो है सभी लोग 2 और 3 में अटके हुए हैं और मैक्सिमम लोग 3 ही बता रहे हैं, राइट। अभी देखिए आप इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे और आप देखेंगे क्या कि आप जैसा सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, राइट।
तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। और जब मैं आप लोगों को एरे टॉपिक जब बता रहा था उस वक्त भी इस चीज को मैंने वहां पे भी आपको कंपैरिजन करने के लिए बताया था, ठीक है, कि अगर आप एरे यूज करते हो तो लेंथ एक कीवर्ड बनता है, ठीक है, लेकिन वो लेंथ जस्ट कीवर्ड की जस्ट एक कीवर्ड था, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है ये हमेशा एक मेथड होता है, ये देना साइन जरूरी है। वहां पे मेथड नहीं होता है एरे में, लेकिन यहाँ पे आपको मेथड साइन लगाना जरूरी होता है, तो ही ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो आप डायरेक्टली लेंथ देख के आप आंसर मत कीजिए, और ये सब इसलिए मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे, राइट। इंटरव्यू में आप डायरेक्टली आंसर आप मत दे दीजिए कि आपने देखा और जल्दी, आप पूरा अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, एक डॉट भी बहुत मैटर करता है, मेथड साइन बहुत मैटर करता है, इसलिए डायरेक्टली आंसर कभी भी जल्दीबाजी में आंसर आप करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा देखिए समझिए क्या है फिर आंसर उसको कीजिए। क्योंकि मैंने आपको एरे के वक्त भी में भी, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको इस चीज पे हाईलाइट करवाया था, और आपने वो मिस्टेक अभी किया है आपने, राइट। तो अभी अगर मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ, आप देखेंगे अब आंसर आपका 3 आ रहा है। तो इसलिए आप बहुत ही सावधानी से हर चीज को आंसर आप किया कीजिए। तो लेंथ और कैपेसिटी में आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। और अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देता है क्या कि अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ और मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, डायरेक्ट प्रिंट में ही लिख दिया एस डॉट अपेंड ऐसा, और यहाँ पे वेब लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सीएनसी वेब आएगा, यस और नो? सीएनसी वेब आंसर आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? यस प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या लग रहा है? बिल्कुल करेगा, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, सिंपल सा चीज है, अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया, बस इसी को मैं डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट के अंदर रख दिया, ठीक है, बिल्कुल करेगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ और सब कुछ ठीक है, और आंसर आपको बिल्कुल आराम से सीएनसी वेव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, और उसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखते हैं क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पे सीएनसी लिखा हुआ है, ठीक है, अभी आप देखिए अपेंड का मेथड तो आपको समझ में आ गया, लेंथ मेथड समझ में आ गया है। अब देखिए कैरेक्टर एट 2, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? अभी आप लोगों ने क्या दिया? अगर मैं 2 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 0 1 2, यानी सी प्रिंट करेगा, यस। अच्छा मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग रख देता हूँ, चलो ऐसे रखता हूँ, ABC रखता हूँ ताकि क्लियर हो, ठीक है। तो अगर ABC अगर मैं रखता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, है ना, बहुत सिंपल है। इसके बारे में मैंने आपको जब स्कैनर क्लास के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने इस चीज के बारे में बताया था कि कैरेक्टर एट पोजीशन जो यहाँ पे होता है, वो पोजीशन आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे अगर हमने स्ट्रिंग बफर लिखा और जैसे ABC लिखा, एक और इसको रिवर्स करना हो तो इनबिल्ट हमारे पास फंक्शन है ना, वो फंक्शन क्या है? रिवर्स मेथड, है ना, रिवर्स मेथड इनबिल्ट मेथड है, और इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, पूरा इंटरनली सब कुछ आपको बना के दिया गया है। और जैसे इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके आप रन करेंगे तो जो भी हमने ABC लिखा है वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको प्रिंट करके आपको डेफिनेटली आपको दिखा देगा। तो अगर आप इसको कंपाइल करते हैं और आप रन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये जो बता रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर में भी काम करेगा, स्ट्रिंग बफर में भी काम करेगा, दोनों तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो ये सब कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं जिसको आप यूज आप कीजिए। लेकिन मैं एक थोड़ा सा एक आपको डिफरेंस, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो वो चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं यूज करता हूँ क्या, कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के वक्त आपसे कुछ कुछ पूछा जाए तो उसका आंसर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट मेथड है, लास्ट कैरेक्टर के लिए आता है कि लास्ट कैर आता है, बहुत सारे अलग अलग है, मीन्स अगर आपको वहाँ पे कैरेक्टर एट 0 पोजीशन कर दो फर्स्ट आ जाएगा, कैरेक्टर एट लास्ट, बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स है, सभी वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, सब कुछ इनबिल्ट मेथड्स है, उसके थ्रू आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा जो भी बाकी इनबिल्ट मेथड्स है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इनबिल्ट मेथड है, तो उसको जस्ट आप उसको देखिए और समझिए आप, ठीक है।
अभी देखिए मैं तीनों में डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं बात करता हूँ कि स्टोरेज एरिया की, ठीक है, कि कौन कहाँ पे जाके जो स्टोर होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग के बारे में आप जानते हो कि ये जो है हिप एरिया और कहाँ पे जाता है, एससीपी में जाता है, ठीक है, दोनों में यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्या स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये हिप एरिया ही जाता है और यहाँ पे भी हिप एरिया ही होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। और ये स्टोरेज के बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। और बात करते हैं ऑब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आप जानते हो वो इम्यूटेबल होता है, वो इम्यूटेबल होता है। और ये जो है म्यूटेबल होता है और ये भी म्यूटेबल होता है। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से हो रहा था, क्योंकि आउटपुट उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ आपको दिखा रहा था। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल होता है। और फिर हम बात करते हैं मेमोरी का, है ना, कि मेमोरी कौन कितना लेता है, ठीक है। तो आप लोग भी इसका आंसर आप कर सकते हो कि यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है ये ज्यादा मेमोरी लेता है ना। इट विल टेक एक्स्ट्रा मेमोरी, है ना। क्यों एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों लेता है? क्योंकि हर बार ये चेंज होता रहता है और नया नया ऑब्जेक्ट बनाते रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है उसी में अपडेट हो जाता है, म्यूटेबल है तो उसी में अपडेट हो जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया भी। तो डेफिनेटली ये जो है इट विल टेक लेस मेमोरी, है ना, अगर कंपैरिजन किया जाए इसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, तो ये कम से कम मेमोरी में काम चला लेगा, क्योंकि एक ही जो ऑब्जेक्ट है उसी में चेंजेस होते जाते जाते रहता है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस होता नहीं है, तो नया नया बार बार ऑब्जेक्ट बनते जाता है, इसलिए स्ट्रिंग में ज्यादा मेमोरी लगता है और यहाँ पे जो है इस दोनों में आपको कम से कम मेमोरी में काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस अगर वाइज हम बात करें कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा काम करता है, तो आपको सिंपली बताना है क्या कि यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज भी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें बार बार जब भी वहां पे बनता है तो वो ऑब्जेक्ट चेंज तो होता नहीं है, तो नया नया ऑब्जेक्ट बनते जाता है, उस ऑब्जेक्ट में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये ज्यादा टाइम भी लेता है, क्योंकि अब मेमोरी ज्यादा ले रहा है, ज्यादा चीजें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इंटरनली वो क्या करेगा, स्लो प्रोसेस चलेगा। ये जो है फास्टर होगा, है ना, एज कंपेयर टू यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या कि स्ट्रिंग से अगर कंपैरिजन किया जाए स्ट्रिंग बफर को, तो ये इससे तो जरूर फास्टर होगा, क्योंकि इसमें टाइम कम लेता है। लेकिन जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है ना, वो फास्टेस्ट होता है। हम तीनों की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सबसे फास्ट यहाँ पे जो काम करता है वो स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे फास्टेस्ट यहाँ पे काम करता है। इंटरनली इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कि यूज किसका हम ज्यादा यूज करते हैं, तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे आप डिपेंड करता है कि आपको अगर आप चाहते हो क्या कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, अगर आप चाहते हो क्या कि मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रिंग को ही आप यूज कीजिए। और आप जानते हो क्या कि अगर आपको डेटा चेंजेस करना है, बार बार चेंज हो करना है, तो आप स्ट्रिंग बफर आप यूज कर सकते हैं या आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो मेनली जो डिफरेंसेस आपसे पूछा जाता है कि ये डिफरेंसेस है और कहाँ पे कौन सा मेमोरी एलोकेशन होता है, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गया होगा। और मेन जो कंसेप्ट में आपको जो लास्ट सेशन में आपको बताया था, वो सब कंसेप्ट आपसे ज्यादा चीजें पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट इंटरनली किस तरीके से बनता है। जो खासकर जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है इंटरनली किस तरीके से बनता है, कहाँ पे ट्रू होगा कहाँ पे फॉल्स होगा, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप कीजिए। और भी बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं जो मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा, एक बार आप खुद से उसको रन करके आप देखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे वहां पे काम कर रहा है। तो उसको एक बार आप खुद से आप करके आप देखिए उसको, क्योंकि उसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन जैसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया रिवर्स जो मेथड है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रिवर्स लिखा, ऑटोमेटिक हो गया, वो इनबिल्ट पहले से बना के आपको दिया है, तो उसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। तो जो समझाने वाला पार्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और तो ये हमारा पार्ट होता है कौन सा, स्ट्रिंग का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और तीनों चीज मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, तीनों के बारे में आपको बता दिया। और तीनों तरीके से आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कलेक्शन तो लिखा है बट हमने एक तरफ एरे भी लिखा हुआ है, और आप में से कुछ लोगों ने आंसर भी अभी किया है
कि कलेक्शन का मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए हम कलेक्शन का यूज करते हैं। नाम से भी समझ में आता है ना, टू कलेक्ट समथिंग, है ना, वी नीड अ कंटेनर, और उसके लिए हम कलेक्शन यूज हम करते हैं। तो कलेक्शन का काम ये है कि हम डेटा स्टोर करते हैं। फिर काम आता है एरे से भी हम डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो बस क्लियर हो जाएगा। देखिए, कलेक्शंस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज वी कैन स्टोर विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन। ठीक है, मीनिंग क्लियर है कि इसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू को, इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकते हैं कलेक्शन में, जो कि एरे में पॉसिबल नहीं था। एरे में हम सिर्फ सेम टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते थे, और इसलिए कलेक्शन को बनाया गया। क्योंकि एरे में कुछ लिमिटेशन था कि बहुत सारे डेटा को स्टोर आप कर सकते थे, लेकिन सभी डेटा जो है सेम टाइप का होना चाहिए था। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अलग अलग टाइप की डेटा को स्टोर करना है और सेम ही वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तो उस पर्पज से कलेक्शंस जो है इसको लॉन्च किया गया। समझ में आ रहा होगा, ये फर्स्ट डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा एडवांटेज क्या है, एरे में क्या होता है कि साइज फिक्स होता है। जैसे आप डिक्लेयर करते हो, यूजर से रन टाइम में कुछ लेना होता है तो आप इस तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं। एरे टॉपिक में काफी डिटेल में हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे क्या होता था कि अगर आपने यहाँ पे साइज अगर आपने कर दिया, यूजर ने अगर दे दिया 10, तो वो 10 ही इनपुट दे सकता है, 10 से ना ज्यादा ना कम। तो ये फिक्स वैल्यू आप वहां पे साइज जो होता है एरे का, आप कितना एलिमेंट आप देना चाहते हैं वो पहले से डिसाइड होता है, या यूजर रन टाइम में भी करना चाहे तो यूजर ने जितना एक बार डिसाइड कर लिया, फिर उसको चेंजेस वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसमें साइज फिक्स होता है। ये भी एक ड्रॉबैक था एरे का, जिसको कलेक्शन ने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। बोला फ्लेक्सिबल इन साइज, रन टाइम में आप जितना चाहो 10 डालो, 20 डालो, उसके अकॉर्डिंगली इंटरनली जो है मेमोरी ऑटोमेटिक अलोकेट होता चला जाता है। और ये होता है एडवांटेज कलेक्शन का। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, फ्लेक्सिबल है साइज में और इसमें फिक्स होता है एरे में। दूसरा कि एरे में हम जो जितने भी चीजें कंसेप्ट को हमने सीखने की कोशिश किया है, वहां पे बहुत कम, ना के बराबर आप बोल सकते हो कि इनबिल्ट मेथड था, जिसके हेल्प से आपके कोड को जो आउटपुट था उसको बहुत आसानी से प्रिंट किया जा सकता था। बहुत कम, ना के बराबर था इनबिल्ट फंक्शंस, मेथड्स। लेकिन कलेक्शन में आप हर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ इनबिल्ट मेथड बना दिया गया है, जिसके हेल्प से आप बहुत आसानी से आप चीजों को आप रिट्रीव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बहुत आसान है इस चीजों को करना। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा, एरे में कोई भी डेटा अगर आप स्टोर कराना हो तो कितना कोडिंग करना पड़ता था, उसको डिस्प्ले करवाना हो तो कितना कोडिंग करना पड़ता था, है ना। दो दो फॉर लूप लगाओ, तीन तीन फॉर लूप लगाओ, और फिर सब डेटा को हम प्रिंट करते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि हर चीज के लिए इसने एक फंक्शन यहाँ पे बना के दिया है कलेक्शन में। तो ये आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड एरे। तो कलेक्शन का मतलब क्या है, इसमें भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, जो कि एरे में नहीं कर सकते थे। कलेक्शन का जो साइज है वो रन टाइम में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एरे में हम नहीं कर सकते थे। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं, एरे में नहीं है। बस ये डिफरेंस क्लियर है अभी जो आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है। आई होप कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, यस, ऑटोमेटिकली ये सब सारा चीज यहाँ पे इंटरनली होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो मैंने आपको बताया उतना उतना आप क्लियरेंस दीजिए, यहाँ तक समझ में आ चुका है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब कलेक्शन जो टॉपिक है उसके अंदर में क्या सब क्लासेस हैं, क्या सब इंटरफेसेस है, उसको समझना जरूरी है। कलेक्शन जो होता है वो एक इंटरफेस है, और इंटरफेस क्या होता है उस कंसेप्ट में काफी डिटेल में मैं बता चुका हूँ। कलेक्शन जो है उसके अंदर उसका जो चाइल्ड इंटरफेस है वो होता है क्या, वो लिस्ट इंटरफेस होता है। वो भी इंटरफेस है, मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूं, ये इंटरफेस है। और इस लिस्ट इंटरफेस के पास तीन यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, और ये सी इसलिए लिखा हूं ये ताकि आपको समझ में आए कि ये क्लास है। और क्या क्या क्लास है, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट और वेक्टर। ये तीन चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमें इस तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है और उसके बारे में समझना है। लेकिन ये मैंने हायरार्की इसलिए बताया, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि कलेक्शन है क्या, तो बताना है वो इंटरफेस है, और इसका चाइल्ड कौन है, लिस्ट है। कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि लिस्ट का सुपर इंटरफेस क्या है या सुपर क्लास क्या है, तो आपको बताना होगा सुपर क्लास नहीं, इसका सुपर इंटरफेस होता है। और इस लिस्ट का, जैसे मान लो कभी पूछ दिया जाएगा कि एरे लिस्ट किसका चाइल्ड क्लास है, तो आपको बताना होगा कि लिस्ट का। और लिस्ट है क्या, वो इंटरफेस है। इंटरफेस का पेरेंट कौन है, कलेक्शन। कलेक्शन है क्या, वो इंटरफेस है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से कर दिया ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। अब बात करते हैं कि अगर आप एरे लिस्ट का एडवांटेज, तो अभी आपको लग रहा होगा कि एरे के कंपैरिजन में एरे लिस्ट जो है काफी बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसमें हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज तो ये है कि आप डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेशन कर सकते हो, जितना चाहो उतना आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। बट इंटरनली जो है
एरे लिस्ट यूज करना बहुत ही वर्स्ट केस होता है और इंटरनली जो है बहुत ही मेमोरी का वेस्टेज होता है एरे लिस्ट में, अगर आप कंपैरिजन उसको एरे से करेंगे तो अगर आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप एरे यूज करना पसंद करेंगे या एरे लिस्ट, तो आपको बताना होगा कि एज ए यूजर देखा जाए तो एरे लिस्ट बढ़िया होगा, एज ए प्रोग्रामर देखा जाए तो बढ़िया होगा, बट अगर आप इंटरनली परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको बताना होगा एरे का। एरे का परफॉर्मेंस काफी बेहतर होगा एरे लिस्ट से। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि एरे लिस्ट में बहुत ही मेमोरी वेस्टेज होता है। कैसे मेमोरी वेस्टेज होता है, ये चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीन आपके सामने रखा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एरे लिस्ट के लिए एक क्लास है, आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम एल दे दिया इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे तो सभी लोगों को क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट का नाम है एल, ठीक है। तो जैसे आप ये स्टेटमेंट आप लिखते हैं और जब आपका प्रोग्राम जब रन होता है तो इंटरनली बाय डिफॉल्ट एरे लिस्ट अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो कंप्यूटर से वो 10 डिफॉल्ट उसका कैपेसिटी होता है। मैंने यहाँ भी लिख दिया डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ एन एरे लिस्ट इक्वल्स टू 10, मतलब ये कुछ इस तरीके से 10, आप समझे कि 10 सेल यहाँ पे रहेगा जिसके अंदर में आप एक साथ 10 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एरे लिस्ट में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पहले मैंने ये अभी जो मैंने ये कट किया हुआ है इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने 10 घर बनाया हुआ है, 10 सेल बनाया हुआ है। ये 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 के लिए मैंने यहाँ पे पहले बनाया हुआ है। लेकिन मैंने क्या बताया कि एरे लिस्ट का यूज हम क्यों करते हैं कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन हो, कि अगर मुझे 11 स्टोर करना हो या 12 स्टोर करना होगा तो हम क्या करेंगे, या अगर मुझे सिर्फ बाय डिफॉल्ट अगर आपको 2 ही एलिमेंट स्टोर करना होगा, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर आपको कितना बना के दे रहा है, 10 को स्टोर करने के लिए दे रहा है, लेकिन आपको स्टोर करना कितना है, सपोज अगर 2 ही स्टोर करना है, आपने स्टोर किया 11 और 3, तो आप क्या करेंगे, ये जो बाकी का जो 8 जो था, 8 वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी था वो वेस्टेज होगा, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। क्योंकि बाय डिफॉल्ट 10 बनता ही बनता है, आप 1 स्टोर करो या 10 स्टोर करो, है ना। अगर आपने 1 स्टोर किया तो 9 वेस्ट होगा, 2 स्टोर किया 8 वेस्ट होगा। लेकिन चलो ये तो एक पॉइंट हो गया वेस्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दूसरा पॉइंट आप समझिए कि आपने 10 स्टोर किया और आप चाहते हो कि मुझे 11 स्टोर करना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आप और को आपको और ऐड ही बनेगा। यहाँ पे जो मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप चाहते हो कि एक और एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो, मान लो आप 100 ऐड करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे 100 आप नंबर यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, तो ये अब क्या करेगा कि ये मेमोरी जो होगा ये काम नहीं करेगा। अब इंटरनली चेक करेगा कि एक और यूजर को चाहिए क्या, तो वहां पे न्यू मेमोरी एलोकेशन होगा और उसका इंटरनली फॉर्मूला सेट किया गया है पहले से कि डिफॉल्ट कितना है, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है, उसको मल्टीप्लाई करो 3/2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला है, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, हम पहले से बना हुआ है। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी इंटू 3/2 प्लस 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी अब जो है वो नेक्स्ट मेमोरी एलोकेट करेगा जो 11 वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो होगा। तो अब क्या क्या होगा, अब जो ये इसमें जो डेटा था 11 वो यहाँ पे आएगा, फिर 3 जितना भी यहाँ पे जो डेटा था वो सभी डेटा यहाँ पे आ जाएगा 78 तक। अब आपको ऐड कितना करना है, 100 आपने ऐड कर दिया। तो इस केस में फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और जो भी एक्स्ट्रा जो बना था वो यहाँ पे 16 था, तो यहाँ पे मतलब आपने एक यूज कर वो भी मेमोरी वेस्टेज जाएगा जाएगा, यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज था यहाँ पे जो मेमोरी था वो किस ऑब्जेक्ट से लिंक था, वो एल से लिंक था। लेकिन अब ये जो है पूरा ये जो एल है उसको छोड़ के वो न्यू वाले मेमोरी एलोकेशन से लिंक हो जाएगा और ये जो है पूरा कंप्लीटली वेस्टेज में चला जाएगा। यानी ऊपर वाला पार्ट जो पहले था वो भी गया और ये भी गया और फिर ये अभी आपके काम का आएगा। तो इंटरनली जो है बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस वाइज जो होता है ये सबसे वर्स्ट प्रैक्टिस है अगर आप एरे लिस्ट अगर आप यूज आप करते हैं तो। आई होप इस चीज को समझ पाए होंगे। यानी हर जगह मेमोरी वेस्टेज का यहाँ पे इशू है कि अगर 10 बना आपको 2 ही यूज करना है, 8 वेस्टेज चला जाएगा। आपने क्या किया कि आपको 11 स्टोर करना है, 10 के लिए तो उसने बना के दिया है, फिर इंटरनली ये फॉर्मूला काम करेगा और इसको तो छोड़ देगा और फिर नया उसको बनाएगा वो।
है ना। और वहां पे भी अगर आपको सिर्फ 11 ही स्टोर करना है तो फिर ये एक्स्ट्रा जो होगा 4 वो भी गया काम से मेमोरी वेस्टेज, और ये तो गया ही गया। तो ये इंटरनली चीजें होता है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन बेहतर होता है, तो हमेशा इसलिए आपको बताना है कि एरे हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ फिक्स होता है कि हाँ मुझे 10 है तो 10 ही मेमोरी एलोकेशन होगा, और ना उससे कम ना उससे ज्यादा आप एलिमेंट आप दे सकते हो। दूसरा इशू आप समझिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो चीजें आपको दिखा रहा हूं उस चीज को समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अब मुझे क्या करना है कि ये वाला जो एलिमेंट था, जैसे 11 के बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, इसको अगर हमने डिलीट कर दिया, मुझे रिमूव करना होगा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो अब जब डिलीट करोगे तो अब फिर क्या होगा कि ये खाली हो चुका है, तो ये जो 4 है वो शिफ्ट करके इसमें आएगा, फिर ये 4 वाला खाली हो गया, फिर 5 शिफ्ट करके इसमें आएगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। आप समझ सकते हो कि कितना इंटरनली टाइम लेता होगा, कितना प्रोसेसर को एंगेज करके रखता होगा अगर आप एरे लिस्ट यूज करते हैं तो, है ना। सेम उसी तरीके से अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड किया इधर, या इधर से आपने इसको डिलीट कर दिया, तो ये सेम प्रोसेस उल्टा चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी बीच में से यहाँ पे रिमूव कर दिया तो इंटरनली आपको, जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, बट इंटरनली ये सब चीजें प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से एरे लिस्ट जो है अच्छा नहीं है। इफ अगर आप कंपेरिजन करें किसके साथ, एरे के साथ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक क्लियर चीजें अभी समझ में आ गया होगा तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें ये चीज अगर आप समझ में आए। तो एरे लिस्ट के बारे में भी क्लियर हो गया, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 होता है, लेकिन अगर आप और भी एलिमेंट को ऐड करना होगा तो 10 इंटू 3/2 प्लस 1 फॉर्मूला काम करेगा, यानी 16 होगा, नेक्स्ट 16 के लिए बनेगा। उसी तरीके से और भी ऐड होता जाएगा तो यही फॉर्मूला आगे भी काम करता चला जाएगा। ठीक है, तो कितना भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हर बार मेमोरीज का वेस्टेज यहाँ पे होना तो फिक्स ही फिक्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग, तो ये सब चीजें आप कोडिंग के थ्रू समझ नहीं सकते हैं, ये जस्ट मैंने इंटरनली चीजों के बारे में आपको बताया कि इंटरनली इस तरीके से काम करता है, लेकिन कोडिंग यहाँ पे बहुत आसान होगा, कोडिंग में आपको समझने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एरर लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो उसको कहाँ पे है, कौन से पैकेज में है, वो आपको पहले बताना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एरर लिस्ट के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि एरर लिस्ट में आप किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सके रख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप का कोई इशू नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, या सिर्फ मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, या सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, तो भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, तो हम इस केस में ऐसे लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे, और मान लो कि मुझे स्टोर करना है स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, मैंने AL नाम दे दिया, फिर न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे भी फिर से आपको लिखना होता है स्ट्रिंग, ये सिंटैक्स है, इसको फॉलो करना होगा, फिर ब्रैकेट आपको देना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी एरे लिस्ट एक कंटेनर है जिसमें आई नीड टू स्टोर स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है, ये सब चीजें आप समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बट एरे लिस्ट कहाँ पे है, आपको वो चीज आपको बताना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में है, तो जस्ट मैं यहाँ पे स्टार करके सेमी कॉलन दे दूंगा। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल इनबिल्ट क्लासेस इनसाइड द यूटिल पैकेज और यूटिल फोल्डर, है ना। आप चाहें तो स्टार नहीं लिख के आप एरे लिस्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जस्ट मैंने स्टार भी कर दिया ताकि आप समझ जाओगे इस चीज को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बना दिया, ऊपर हमने इंपोर्ट भी कर दिया। अब इसमें ये लिखने का मतलब क्या होगा कि जैसे रन होगा वहां पे 10 मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कैसे स्टोर करने का तरीका है, AL डॉट एड, एड इनबिल्ट मेथड है, और आप यहाँ पे आप चीजों को ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं लिस्ट ऑफ सिटीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबको मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे देखो प्रिंट करना बहुत आसान तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने के लिए अलग अलग तरीका है, सभी तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, बस हो गया, है ना। AL अगर आप लिख देते हो AL, तो AL के हेल्प से जो भी आपने डेटा दिया है सभी आपको प्रिंट करके दिखाएगा, लेकिन कैसे दिखाएगा अभी आप देखिए। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी और टेस्ट डॉट जावा हमने यहाँ पे कंपाइल किया, और सब कुछ ठीक है। अब रन करके देखते हैं, जावा टेस्ट एंटर करते हैं, आप देख पाएंगे एरे की तरह आपको डेटा दिख रहा होगा, सब सेम लाइन में आपको डेटा यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन आप इस चीज को अलग अलग लाइन में कैसे दिखाना है उसको भी कर सकते हैं, थोड़ी देर में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज क्लियर होगा कि किस तरीके से ऐड करना है। तो ऐड यहाँ पे इनबिल्ट मेथड है, और इसके अंदर आप डेटा आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक ही तरीका हो गया। अब यहाँ पे एक आता है कि साइज एक मेथड होता है। साइज का मेथड का मतलब ये नहीं कि वो कैपेसिटी आपको दिखाएगा कि
एरे लिस्ट का 10 कैपेसिटी है, बाद में इतना हो गया, उस साइज की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, साइज ऑफ एल, मतलब एरे लिस्ट कॉन्केट कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, यहाँ पे साइज मेथड, इनबिल्ट मेथड होता है, इसलिए मैंने क्या बताया था, एरे लिस्ट में हर चीज के लिए मेथड बनाया गया है, आपको उतना अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज उसने बना के दिया है, ठीक है। और यही सेम कोड को लास्ट में भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ क्या, आफ्टर एडिशन, यानी आपने कुछ एलिमेंट को ऐड कर दिया है, उसके बाद इसका साइज कितना हो जाएगा वो देखिए। तो ये जब यहाँ पे बना है तो उसमें हम कोई एलिमेंट तो ऐड नहीं किए थे, तो यहाँ पे साइज कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा, लेकिन हमने 4 एलिमेंट को ऐड कर दिया है, उसके बाद फिर से इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो वहाँ पे साइज आपको 4 दिखाना चाहिए। और इसको अगर आप कंपाइल कर कीजिए, कंपाइल करने के बाद सब ठीक है, रन करके देखिए, साइज ऑफ एल 0 स्टार्टिंग में दिखा रहा है, डेटा सब स्टोर हो गया। तो अब उसी सेम लाइन के कोड का आप आंसर देख पाएंगे, आपको 4 मिलता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। क्लियर है, एकदम इजी तरीके से, बहुत इजी टॉपिक है ये। मेन समझने वाला जो पॉइंट था, जो मैंने आपको बताया, समझने वाला पॉइंट जस्ट वही था कि इंटरनली क्या सब चीजें होता है, बस वो चीजें था, ठीक है। चलिए ये साइज अभी समझ में आ गया। अब ऐड करने के लिए तो हमारे पास ऐड है, उसी तरीके से हमारे पास रिमूव मेथड भी है, और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। रिमूव, अब रिमूव हम कैसे करते हैं, आप इंडेक्स दे सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट पहला जो भी आप ऐड करते हो वो 0 इंडेक्स पे जाएगा, 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से होता है। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास आता है क्या कि मैं इंडेक्स लिख दूं यहाँ पे 1, तो 1 मतलब क्या, 0 1, यानी मुंबई जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आप पोजीशन के साथ आप दे सकते हो, यानी इंडेक्स आप डाल दो, वो इंडेक्स का जो एलिमेंट है डिलीट हो जाएगा। दूसरा आप एक क्या कर सकते हो कि आप रिमूव जो है, आप यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिख सकते हो, आप जिसको भी आपको रिमूव करना, मान लो कि मैंने यहाँ पे मुंबई के लास्ट में कर देता हूँ कोलकाता, है ना, कोलकाता को मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैंने कोलकाता को रिमूव कर दिया, कुछ इस तरीके से। अब रिमूव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो बच गया है उसको डिस्प्ले करो पहले, है ना, यहाँ पे एल को प्रिंट कर दिया, तो 2 एलिमेंट इसमें से निकल जाएगा। और फिर से मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि अब कितना एलिमेंट बच गया है, उसको भी मुझे दिखाओ, साइज फिर से मैं चेकआउट करना चाहता हूँ। और अब इसको आप कंपाइल कीजिए, और कंपाइल करने के बाद आप रन कीजिए। साइज ऑफ एरे लिस्ट 0, चारों एलिमेंट दिखा रहा है, आफ्टर एडिशन 4 है। और अब क्या क्या डिलीट हो गया था, मुंबई डिलीट हो गया था और कोलकाता डिलीट हो गया था, 2 एलिमेंट दिखा रहा है, और अब साइज आप यहाँ पे 2 आप देख पाएंगे। समझ में आ रहा होगा। लेकिन इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ऐड करना समझ में आ गया, रिमूव करना समझ में आ चुका है अभी आपको, प्लस आप साइज के बारे में भी समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग, तो आप सिर्फ इसमें स्ट्रिंग ही आप डाल सकते हैं। अगर आपको इंटीजर लिखना हो, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना हो, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इस बात पे ध्यान देना है। और यहीं पे हम लोग यूज करते हैं क्या, रैपर क्लास, इंटीजर, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, है ना। और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। और अभी ये सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ, और इस केस में हम डायरेक्टली, आप जो भी आप डेटा देना चाहो, आप यहाँ पे इंटीजर टाइप की डेटा को आप यहाँ पे लिख सकते हो आप, है ना। तो इंटीजर टाइप की जो डेटा होता है उसको हम डबल कोट में नहीं लिखते हैं, सिंपल कुछ इस तरीके से रखेंगे। और अभी इसको हम देखें रन करके कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। जब हमने इसको कंपाइल किया और रन किया, आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई यहाँ पे इशू नहीं आया है। तो ये भी चीजें अभी आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे जैसे आप देखो, ये सभी एलिमेंट को डिस्प्ले मैंने कर दिया, और यहाँ पे सब सेम लाइन में दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी जो है सेम लाइन में नहीं आना चाहिए, एक के नीचे एक अगर आना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, एक कंसेप्ट मैंने बताया था जिसको इनहेंस फॉर लूप कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगा। अगर वो चीज अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके थ्रू आपको चीजों का आउटपुट आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, मेरा डेटा कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो मैंने यहाँ पे इंट लिखेंगे, कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, कोलन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एल है, तो क्या होगा, एल का जितना भी डेटा है 1 by 1 एक्स में आएगा। और अब आप यहाँ पे एक्स को आप प्रिंट कर दें, इस केस में क्या होगा, सभी डेटा 1 by 1 प्रिंट करता चला जाएगा, और 1 by 1 प्रिंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सभी नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करके आपको दिखाएगा। हम इसको कंपाइल किया और रन किया, आप देख पाएंगे
कि यहाँ पे सभी वैल्यू दिखा रहा है, और स्टार्टिंग में साइज भी मैं चेक कर रहा था, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 आपको दिखा दिया। तो ये इनहेंस फॉर लूप के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तो सभी आपको सेम लाइन में प्रिंट करके आपको वहां पे दिखाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। दूसरा एक चीज और समझिए कि आप यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर लिखा है ना, एक इनबिल्ट क्लास होता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जावा के जितने भी क्लासेस होते हैं सबका सुपर क्लास होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख दें तो भी ये काम करेगा। देखिए अभी आप यहाँ पे उसको डेटा टाइप से कोई मतलब ही नहीं होता है, और ये आपको सेम उसी तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा देता है। ठीक है, तो ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास अलग अलग टाइप का वैल्यू होगा, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको करके भी दिखाऊंगा। जैसे अभी हमारे पास क्या था, सब इंटीजर था इसलिए मैंने इंटीजर लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे कोई इंटीजर में होता, कोई फ्लोट में होता, कोई स्ट्रिंग में होता, तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, वन बाय वन डेटा को ट्रेवर्स करते हुए आपको प्रिंट करके आपको सारा डेटा दिखा देगा। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ से इंटीजर ये वाला जो पार्ट है ये निकाल देता हूँ, क्योंकि एरे लिस्ट का काम क्या है, एरे लिस्ट का काम है कि किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैंने जस्ट यहाँ पे वो सब चीजें निकाल दिया, जस्ट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसको मैं हटा देता हूँ, शायद अभी आप लोग समझ चुके हैं। और यहाँ पे मैं अलग अलग डेटा रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया 12.56 रख दिया, यहाँ पे ये हो गया कौन सा डबल हो गया, ये इंटीजर हो गया, और यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया जावा, और यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे नंबर दिए। ठीक है, तो सभी अलग अलग टाइप का वैल्यू यहाँ पे हो चुका है। अब देखो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है, प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ पे इसको हम कंपाइल करते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब भी आप अलग अलग मिसमैच डेटा आप डालेंगे तो बताएगा कि आप अनचेक्ड फॉर डिटेल्स, कुछ अनसेफ ऑपरेशंस करके आपको बताएगा, बट वो नोट है, एरर नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए और फिर आप रन करके देखिए। आप देख पाएंगे सभी डेटा आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, सभी अलग अलग टाइप का डेटा था, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट का एडवांटेज कि आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस केस में भी अगर आप फॉर लूप नहीं लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करूं, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है हमने, ए एल रखा है, तो बस ए एल आप लिख दें और वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंपाइल कीजिए और रन कीजिए, आपको सब सेम लाइन में प्रिंट होगा। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट कैसा आएगा, इनहेंस फॉर लूप लगाए तो किस तरीके से आएगा, ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से यूज करेंगे, ये सब चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्लस इसमें कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि इसमें हम नल को ऐड कर सकते हैं क्या, इस तरीके से, तो ये भी आप कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन ये आता है कि आप एरे लिस्ट में आप नल को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इस तरीके से। अभी आप देखिए आउटपुट है वो, मैंने इसको कंपाइल किया और रन करके देखिए, आप देख सकते हैं नल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये चीजें आप यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें एरे लिस्ट में क्या होता है कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड होता है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि आप जिस ऑर्डर में डेटा देंगे उसी ऑर्डर में डेटा आपको डिस्प्ले भी करके देगा। मतलब 0 पोजीशन पे अगर ये है, 1 पोजीशन पे ये है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ इसी तरीके से। लेकिन आगे जो हमने देखा है और भी है, वेक्टर है, लिंक लिस्ट है, तो आगे हम जो चीजें देखेंगे वहां पे इंसर्शन ऑर्डर, आप जिस ऑर्डर में डेटा देंगे रैंडमली किसी भी ऑर्डर में आपको आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि एरे लिस्ट में जो भी आप डेटा स्टोर करते हैं वो प्रॉपर तरीके से मतलब जो प्रिजर्व्ड होता है ऑर्डर उसका की नहीं होता है, तो आपको बताना है यस ये ऑर्डर जो होता है इसका प्रिजर्व्ड होता ही होता है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा। और दोनों अलग अलग तरीके से प्रिंट करना कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज प्रिंट करने के लिए एक और तरीका बताया गया है, वो क्या है उसके बारे में समझेंगे। एक यहाँ पे इनबिल्ट क्लास होता है जिसका नाम होता है क्या, इटरेटर, है ना। क्या नाम है, इटरेटर क्लास नाम है इसका, ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ठीक है, आईटीआर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दिया। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट इटरेटर, ITERATOR, इटरेटर मेथड हम करेंगे। ये क्या करता है कि एरे लिस्ट के अंदर इस एल के हेल्प से जितने भी डेटा आपने दिया है उस सभी डेटा को वो कलेक्ट कर लेता है। कौन कलेक्ट करेगा, इटरेटर मेथड, ये वाला जो मेथड है। ठीक है, और अब मैंने वो डेटा किसको दे दिया, आईटीआर को दे दिया। आईटीआर क्या है, इटरेटर का एक रेफरेंस है या वेरिएबल है, जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, अब सभी डेटा पहले एएल में था, अब एएल से 1 बाय 1 मैंने किस में ले आया, आईटीआर में ले आया है। और फिर अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, व्हाइल आईटीआर डॉट हैज
एल्स के अंदर आप जो कुछ भी यहाँ पे अंदर लिखते हैं वो हमेशा कंडीशन होना चाहिए और इसका आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में होना चाहिए। तो ITR.हैज नेक्स्ट मेथड जो होता है ये आपको बताता है कि ITR के अंदर डेटा है या नहीं है। मतलब अगर होगा तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इसके पास डेटा नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और ITR का मतलब क्या, AL से डेटा इसके पास आ चुका होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडीशन ट्रू होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो मैं चाहता हूं कि इसको प्रिंट करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, डेटा किसके पास है, ITR के पास है, तो हम क्या लिखेंगे ITR। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड हम कॉल करेंगे, जिससे क्या होगा कि सभी डेटा 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। सिर्फ ITR से काम नहीं चलेगा, जैसे ITR.हैज नेक्स्ट मेथड क्या किया, ट्रू फॉल्स रिटर्न किया, उसी तरीके से ITR के पास जो भी डेटा होगा उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट मेथड वो काम करेगा। और अब इस केस में अगर आप यहाँ पे कंपाइल करते हैं और जब आप रन करते हैं तो आपको डेटा सभी नेक्स्ट लाइन में आपको दिखाता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इटरेटर क्लास का काम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एरे लिस्ट के अंदर जितने भी डेटा आपने दिए हो उस पर्टिकुलर डेटा को आप चाहते हो कि सेम लाइन में प्रिंट ना हो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम इटरेटर क्लास यूज हम करेंगे। और इससे ये होता है कि जो भी प्रिंटिंग होगा 0 1 2 3 यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर हमें चाहिए क्या कि मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि इसका जो ऑर्डर हो वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इटरेटर क्लास नहीं यूज करते हुए इसी में हम लोग लगा देंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इटरेटर। अब लिस्ट इटरेटर से क्या होगा उसे समझिए आप, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है AL, लेकिन यहाँ पे भी आपको लिखना होगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इटरेटर में I कैपिटल होगा, इस चीज पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, लिस्ट इटरेटर में AL से आएगा ITR में, और फिर यहाँ पे भी सेम काम करेगा हैज नेक्स्ट मेथड, और यहाँ पे भी सेम हम प्रिंट हम करेंगे। लेकिन अब बोलेंगे इससे क्या होगा, इससे आउटपुट तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन मैं इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे कि इसी को कॉपी करते हुए फिर से मैंने यहाँ पे कर दिया। जैसे नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड की जगह पे एक आता है हैज प्रीवियस मेथड, हैज प्रीवियस मेथड। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड की जगह पे क्या और बीच में मेथड, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किसका क्या आउटपुट आ रहा है। डबल कोट में जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ फिर आप खुद समझ जाओगे, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। जब मैंने इसको कंपाइल किया सब कुछ ठीक है, जब मैं रन कर रहा हूँ अभी आप देख पाओगे 12.56 यानी ये 0 1 2 3 4 आ रहा है, और देखो अब ये उल्टा प्रिंट कर रहा है, क्या मतलब जो लास्ट में तो इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो ये प्रीवियस मेथड इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए इस तरीके से आपको बताया कि पहले जो हमने डिस्कस किया था इटरेटर मेथड, उसका काम क्या था, उसका काम सिंपली ये था कि वो जो प्रिंट कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उसके था वो जस्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्ले कर सकता था। बट अभी जो मैं बताया कि लिस्ट इटरेटर इसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी है, वो इसको नेक्स्ट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में इसको आराम से प्रिंट कर सकता है। तो ये मैंने प्रिंट करने का अलग अलग तरीका बताया। कितने तरीका बताया, एक मैंने बताया इटरेटर के थ्रू, एक बताया लिस्ट इटरेटर के थ्रू, एक बताया डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को सिस्टम डॉट आउट के अंदर रख दीजिए, एक बताया मैंने आपको इनहेंस फॉर, मैंने आपको इसको प्रिंट करना आपको बताया। सभी कंसेप्ट समझ में आया, उसका साइज क्या होता है, इंटरनली क्या सब चीजें होता है, एक एक चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि कलेक्शन काम किस तरीके से करता है। बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये सब चीजें पूछा जाता है, लेकिन मेन जो पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया कि इंटरनली वो किस तरीके से काम करता है, डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होता है, नेक्स्ट अगर 11th एलिमेंट ऐड होगा तो उसके लिए करते हो, तो अगर आप एरे के साथ कंपैरिजन करते हो तो एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है पूछा जाता है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। हम लोग कल के सेशन में आगे का पार्ट कल डिस्कस करेंगे।
सेम टाइम सेम